जैसे ही वो ड्राइवर कॉटेज से निकला और हॉस्पिटल आया तो इतने में सोनू ने उसे पीछे से गाड़ी से उड़ा दिया। इधर लकी भी ईशानी से बदला लेने के लिए एक बड़ी सी बिल्डिंग में पहुंच गया था। वहां ईशानी अपना जन्मदिन मना रही थी, लेकिन इतने में लकी के हॉल में आ जाने से वहां का माहौल बदल चुका था। उसने बाहर खड़े हुए गार्ड से तो पार पा ही लिया था। उसने अंदर खड़े गार्ड्स की उंगलियों पर भी ब्लेड चलाकर उन्हें लूला कर दिया था। उन्हें लूला करने के बाद लकी वहां से गायब हो गया। सब लोग लकी को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लकी कहीं उन्हें नजर ही नहीं आ रहा था। जब गार्ड्स ने अपनी नजर उठाकर लकी को ढूंढने की कोशिश की और लकी उन्हें वहां भी नजर नहीं आया तो वो बुरी तरीके से घबरा गए। उनका काम ईशानी को बचाना था, लेकिन लकी के गायब हो जाने की वजह से अब ईशानी की जान पर भी खतरा हो गया था। इधर उधर क्या ढूंढ रहे हो, ढूंढ कर लाओ उसे, ईशानी ने चिल्लाते हुए अपने गार्ड से कहा। लेकिन इससे पहले कि वो उसे ढूंढने के लिए आगे बढ़ पाते, अचानक से ईशानी के मुंह से एक चीख निकल गई। उसकी गर्दन में बहुत जोर से दर्द हो रहा था। किसी ने उसकी गर्दन को पीछे से पकड़ा और इससे पहले कि वो अपनी गर्दन छुड़वा पाती, उस हाथ ने ईशानी को उठाकर नीचे जमीन पर गिरा दिया। यह हाथ और किसी का नहीं बल्कि लकी का ही था। सब लोग ईशानी को छुड़वाने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन कोई भी लकी के डर के मारे आगे नहीं आ पा रहा था। लकी का रौद्र रूप देखकर सब लोग घबरा गए। इधर कुछ गार्ड्स ने अपने चोटिल हाथ को दूसरे हाथ में थामा और दर्द के मारे कराहते हुए लकी की दिशा में आगे बढ़ने लगे। लेकिन इससे पहले कि वो लकी के पास आ पाते, लकी उनकी तरफ बढ़ा और उनके पेट में जोरदार लात मारनी शुरू कर दी। सिर्फ 3 लातों में ही लकी ने उनकी पसलियों को पूरी तरीके से तोड़ दिया और वो सभी लोग नीचे जा गिरे। अब उनके उठने की कोई संभावना ही नहीं थी। उनकी पसलियां बुरी तरीके से चटक चुकी थी। इधर ये सब देखकर ईशानी का दिमाग खराब हो गया। उसके चेहरे पर उसकी घबराहट साफ नजर आ रही थी। लकी, उसने चिल्लाते हुए कहा। वो लकी को डराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लकी की ताकत देखकर वो खुद डर गई थी। लकी का ये रूप वो पहली बार देख रही थी। मुझे उस दिन एक बार के लिए लगा था कि मुझे तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देने चाहिए, लेकिन शायद मैं बहुत भोला था जो तुम्हारी जान बचाने के चक्कर में पड़ा। मुझे तुम्हारे ऊपर इतनी दया नहीं दिखानी चाहिए थी। तुम जैसी लड़की को तो वही जान से मार देना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। क्यों ना तुम्हारे जन्मदिन को तुम्हारे रिश्तेदारों के लिए यादगार बना दिया जाए। लकी ने कहा और अपनी खतरनाक आंखों से उसकी तरफ देखने लगा। वो ईशानी की जान लेने के लिए बेताब नजर आ रहा था। क्या क्या चाहते हो तुम? ईशानी ने घबराते हुए कहा। लकी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और बस उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा। लेकिन इतने में ईशानी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने कहा, अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाने का सोचा तो बहुत बुरा हो जाएगा। याद रखना, मेरा बाप तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला है। वो ना सिर्फ तुम्हें बल्कि तुम्हारे पूरे खानदान को और तुम्हारी राधिका को भी खत्म कर देगा। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब बातें लकी को उसके इरादे से दूर नहीं कर पा रही थी। वो ईशानी को जान से मार देना चाहता था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा था, ईशानी पीछे हटती जा रही थी। वो पीछे चलते चलते शीशा लगी एक खिड़की के पास पहुंच गई। अब जब उसके पास में पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं बचा था, तो वो खिड़की खोलने की कोशिश करने लगी। लेकिन इतने में लकी भागता हुआ उसके पास आया। उसने उसकी गर्दन पकड़ी और उसे जोर से खिड़की के शीशे पर धकेल दिया। शीशा बाहर की तरफ गिर गया और उसके साथ ही ईशानी भी नीचे गिर गई। शीशा पूरी तरीके से टूट चुका था और ईशानी के सिर के पीछे से भी खून आने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो नीचे गिर पाती, उसने खिड़की की मुंडेर को पकड़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, हेल्प हेल्प। लकी फिर से उसकी दिशा में आगे आया और उसने उसकी गर्दन पकड़ ली। ईशानी बस गिरने ही वाली थी। वहां जो बाकी लड़कियां थी वो भी ईशानी का ये हाल देखकर चिल्लाने लगी थी। उनमें से किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि लकी ऐसा भी कुछ कर सकता था। इधर लकी ने ईशानी की तरफ देखा और बोला, लटक कर कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है? अगर वो ईशानी को छोड़ देता तो वो नीचे गिरकर मर सकती थी। बोलो, आखिर में जाते जाते कुछ कहना चाहती हो? लकी ने फिर से उससे पूछा। ईशानी अपनी आंखें ऊपर उठाए लकी की तरफ देख रही थी। वो घबराई हुई थी और हाफ फिर रही थी। लकी, इतने सारे यहाँ लोग खड़े हैं, सब देख रहे हैं कि तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो। अगर तुमने मुझे छोड़ भी दिया तो ये लोग तुम्हें नहीं छोड़ने वाले हैं। ये तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। ईशानी ने कहा, मैं वो नहीं सुनना चाहता हूँ कि मेरे साथ क्या होने वाला है। मैं बस वो सुनना चाहता हूँ कि जाने से पहले तुम क्या कहना चाहती हो। लकी ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और पूछा, छोड़ो उसे ऊपर लाओ। इतने में हॉल का दरवाजा फिर से खुला और बहुत सारे लोग हॉल के अंदर दाखिल हो गए। उन सब लोगों के बीच में एक लंबी सी लड़की खड़ी थी। उसने एक सुंदर सा गाउन पहना हुआ था और उसका चेहरा भी काफी सुंदर था। शिरीन, ये आदमी पागल हो गया है।
शिरीन बचाओ मुझे, ये मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले कि वो मुझे नीचे गिरा दे, बचाओ मुझे, ईशानी ने चिल्लाते हुए कहा। लकी ने जैसे ही शिरीन का नाम सुना तो वो घूमकर उस लड़की की तरफ देखने लगा। जैसे ही उसने शिरीन को देखा तो वो हैरान हो गया। शिरीन ने भी जब लकी को देखा तो वो भी हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लकी यहाँ क्या कर रहा था। उसकी लकी से बहुत वक्त बाद में मुलाकात हो रही थी। जब से उसने लकी को नदी पर उस लड़ाई के वक्त देखा था, उसके बाद वो आज लकी से मिल रही थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो लकी को भूल गई थी। लकी के लिए उसके दिल में जो प्यार था वो सच्चा था, और ऐसा कोई दिन नहीं था जब वो लकी को याद नहीं करती थी। जब से दर्शन ने उसे शहनाज का सच बताया था और जिसकी वजह से लकी उसके हाथों से दूर चला गया था, तब से उसे अपने पिता के साथ रहना मंजूर नहीं था। उसे मालूम था कि लकी यहाँ पटना में आकर बस गया था। ऐसे में उसने भी पटना में अपना एक बड़ा सा रेस्टोरेंट और क्लब खोल लिया था। वो वैसे भी अपनी जिंदगी में अपने दम पर कुछ करना चाहती थी। वो लकी की जिंदगी में तो नहीं बनी रह सकती थी, लेकिन उसके आसपास जरूर रहना चाहती थी। उसका क्लब और रेस्टोरेंट खुलते ही लोगों के बीच में काफी पॉपुलर भी हो गया था, और यहाँ पर पटना के सारे बड़े लोग आने लगे थे। अब भले ही लकी और शिरीन एक ही शहर में रह रहे थे, लेकिन फिर भी आज पहली बार इस तरह से उनकी मुलाकात हो गई थी। ऐसे में लकी से इस तरह से मिलना उसके लिए बहुत बड़ी बात हो गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने भगवान से मिल रही थी। इधर लकी ने भी कभी सपने में नहीं सोचा था कि उसकी मुलाकात शिरीन से इस तरह होगी। जैसे ही उसने शिरीन को देखा तो लकी की पकड़ ईशानी पर थोड़ी सी ढीली हो गई। वो शिरीन के कहने पर विराज के परिवार को बचाने पहुंच गया था और उन्हें बहुत मोटा कर्जा भी दिलाया था। ऐसे में लकी के मन में भी शिरीन के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर था। शिरीन की आंखें लकी को देखते ही दम हो गई। लकी का दिल भी हल्का सा पसीज गया था, लेकिन फिर भी उसने ईशानी की गर्दन को और जोर से पकड़ लिया और शिरीन की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे वो उसे जानता ही नहीं था। ये क्लब जहां वो लोग खड़े थे वो शिरीन का ही क्लब था। अगर ये शिरीन का क्लब नहीं होता तो वो यहाँ कभी नहीं आती। लकी, तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। ईशानी ऐसी लड़की नहीं है, प्लीज उसे छोड़ दो। शिरीन लकी को देखकर थोड़ा सा घबराई हुई थी, लेकिन फिर भी उसने ईशानी को बचाने के लिए कहा। वो लकी के हाथों इस तरह का काम होते हुए नहीं देख सकती थी। लकी उसके सामने किसी की जान ले ले, इस बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। वो लकी को किसी मुसीबत में नहीं देखना चाहती थी। लकी, अगर तुम चाहो तो हम रुककर बात कर सकते हैं। जो भी मसला है वो क्लियर कर सकते हैं, लेकिन प्लीज उसे ऊपर ले आओ। शिरीन ने फिर से लकी को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन जितनी वो कोशिश कर रही थी लकी को उतना ही गुस्सा आ रहा था। तुम बात करना चाहती हो? क्या बात करना चाहती हो? इसके पास में कहने के लिए कुछ नहीं बचा। तुम्हें पता नहीं है इसने मेरे साथ क्या किया है? अभी थोड़ी देर पहले तुम यहाँ आई होती तो तुम्हें पता चलता कि ये लड़की मेरी जान लेने पर तुली हुई थी, और अब तुम्हें देखकर ये सीधा बनने का नाटक कर रही है। लकी ने कहा। शिरीन बचाओ, शिरीन। ईशानी ने लकी की बात पर ध्यान नहीं दिया और वो बस शिरीन को अपने फेवर में लेने की कोशिश करने लगी। उसे समझ में आ रहा था कि अगर शिरीन कहती तो शायद लकी अपना इरादा बदल सकता था। ऐसे में वो अपनी तरफ से पूरी जान लगाकर कोशिश कर रही थी। शिरीन, यहाँ मेरी बर्थडे पार्टी चल रही थी, अचानक से ये पागल पता नहीं कहां से घुस आया और इसने लोगों के साथ में मारपीट करनी शुरू कर दी। ये मुझे भी धमकी देने लगा कि मुझे जान से मार देगा। देखो इसने मेरे गार्ड्स के साथ में क्या किया है। ये एक नंबर का पागल आदमी है। मैं तो यहाँ इसलिए पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही थी ताकि तुम्हारे नए क्लब के बारे में लोगों को पता चले और तुम्हें अच्छा बिजनेस मिल सके। मुझे पता होता कि यहाँ ऐसे पागल लोग भी आते तो मैं तो यहाँ कभी नहीं आती। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा सारा काम बंद हो जाएगा। शिरीन, जल्दी से पुलिस को बुलाओ और मुझे बचाओ इस आदमी से। ईशानी पागलों की तरह चिल्ला रही थी और पैर पटकती जा रही थी। ईशानी के साथ के बाकी लोग जो वहां थे उन्होंने भी पुलिस को बुलाने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। सब लोग लकी को शिरीन की नजर में एक पागल गुंडा बता रहे थे। शिरीन ने सब लोगों की बातों को ध्यान से सुना और फिर लकी की तरफ देखते हुए बोली, लकी, तुम इससे किस बात का बदला ले रहे हो? तुम्हें किस चीज की वजह से इसके ऊपर इतना गुस्सा आ रहा है? प्लीज थोड़ा सा शांत हो जाओ। हम बैठकर इस बारे में शांति से बात करते हैं ना। तुम्हें भी मालूम है कि अगर पुलिस आ गई तो बात और बिगड़ जाएगी, फिर ना मैं कुछ कर पाऊंगी और ना ही तुम। अगर तुम जेल चले गए तो कभी बाहर नहीं आ पाओगे। हो सकता है अटेम्प्ट टू मर्डर में वो लोग तुम्हें भी फांसी पर चढ़ा दें। शिरीन ने कहा। उसे ईशानी की या अपने बिजनेस की कोई परवाह नहीं थी, उसे बस लकी की चिंता हो रही थी। वो लकी के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देना चाहती थी, लेकिन लकी के कान में शिरीन की कोई बात नहीं घुस रही थी। वो देख पा रहा था कि अगर आज उसने ईशानी को छोड़ दिया तो फिर से वो उसे परेशान करना शुरू कर देती। जब शिरीन ने देखा कि लकी पर कोई बात का असर नहीं हो रहा था तो उसने अपना फोन निकाला और लकी को दिखाते हुए बोली, लकी, अगर तुम उसे वापस ऊपर नहीं लेकर आए ना तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। फिर तुम्हारे साथ क्या होगा ये तुम जानते हो। चुप रहो,
मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, लकी ने कहा और फिर से ईशानी का सिर खिड़की से जुड़ी दीवार से भिड़ा दिया। वो जोर से चिल्लाई और इस बार उसके माथे में से खून निकल गया। लकी प्लीज 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 समझने की कोशिश करो ना, तुम कहो तो मैं तुम्हारे सामने हाथ भी जोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज उसे जाने दो, प्लीज बैठकर बात करते हैं ना लकी प्लीज, शिरीन ने कहा। लकी के गुस्से पर शिरीन की बात ठंडे छींटे की तरह काम कर रही थी, लेकिन फिर भी उसका गुस्सा अभी तक पूरी तरीके से बुझा नहीं था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी शिरीन की बात मानकर ईशानी को ऊपर ले आएगा या फिर वो उसे मरने के लिए छोड़ देगा? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा सिर्फ। लकी ने ईशानी की गर्दन पकड़कर उसे खिड़की से नीचे लटका दिया और वो उसे नीचे छोड़ने ही वाला था कि इतने में वहां शिरीन आ गई। लकी ने जैसे ही शिरीन को अपनी आंखों के सामने देखा तो वो हैरान हो गया। शिरीन इस क्लब की मालकिन थी और वो अपना घर छोड़ आई थी। वो लकी से ईशानी को जाने देने के लिए कह रही थी, लेकिन लकी इस चीज के लिए राजी नहीं था। शिरीन नहीं चाहती थी कि लकी को कुछ हो जाए, लेकिन लकी को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने फिर से ईशानी का सिर दीवार पर दे मारा और उसमें से खून आने लगा। लकी प्लीज उसके साथ में ऐसा कुछ मत करो, तुम क्यों अपने लिए प्रॉब्लम बढ़ा रहे हो? हम बैठकर बात करते हैं ना। लकी सुनो, शिरीन ने कहा। चिंता के मारे उसके माथे पर पसीना आने लगा था, लेकिन लोगों को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि असल में शिरीन को चिंता लकी की थी या फिर ईशानी की। लकी तुम क्यों अपना फ्यूचर इस इंसान के चक्कर में खराब करना चाहते हो? बात को समझने की कोशिश तो करो। अब शिरीन धीरे धीरे लकी की दिशा में आगे बढ़ने लगी थी। उसे लग रहा था कि वो लकी को मना सकती थी। फ्यूचर मुझे अपने फ्यूचर की कोई चिंता नहीं है, और वैसे भी इसे मार देने से मेरे फ्यूचर पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इसने मेरी जिंदगी को पहले ही बहुत बर्बाद कर दिया है। अब मैं इसके हाथों अपनी जिंदगी को और बर्बाद नहीं होने देना चाहता हूँ, लकी ने कहा और फिर से ईशानी की गर्दन को दबोच लिया। वो सांस लेने में भी छटपटा रही थी और अपने पैर फेंकती जा रही थी। फिर जब लकी ने देखा कि शिरीन उसकी दिशा में आगे आ रही है, तो लकी ने ईशानी को और नीचे लटका दिया। शिरीन समझ गई थी कि लकी उसे आगे नहीं आने देना चाहता था, इसलिए वो जहां खड़ी थी वहीं ठहर गई। अच्छा ठीक है, मैं नहीं कह रही हूँ कुछ आगे, लेकिन प्लीज तुम जो कर रहे हो वो गलत है। कानून तुम्हें इसकी सजा देगा, और कानून से बच भी गए तो कल को ऊपर जाकर भगवान को क्या मुंह दिखाओगे लकी? शिरीन ने कहा। उसे लकी के लिए बहुत बुरा लग रहा था। भगवान को तो इससे भी मुंह दिखाना पड़ेगा ना, और मुझसे पहले ये भगवान के पास जाएगी। जब भगवान इसे पूछेंगे कि ये गरीब लोगों की जिंदगी बर्बाद करने पे क्यों तुली थी, तब मैं भी देखता हूँ कि क्या जवाब देने वाली है। भगवान से कुछ छिपा नहीं है। लकी अभी भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। वो ईशानी को किसी भी हाल में नहीं छोड़ने वाला था, और उसने ईशानी को उसकी आखिरी सांसों की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था। तुम सच में इससे इतनी नफरत करते हो? मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि लकी जैसा आदमी भी किसी से नफरत कर सकता है। लकी प्लीज उसे जाने दो। वैसे भी इन लोगों ने अब तक पुलिस को बुला लिया होगा, वो किसी भी वक्त यहाँ आ सकती है। ये तो मर जाएगी, लेकिन इसकी वजह से तुम अपनी जिंदगी में आगे कुछ नहीं कर पाओगे। लकी मेरी बात समझने की कोशिश करो, शिरीन ने कहा। उसकी बात पर ईशानी की एक दोस्त ने भी हाँ मिला दी और बोली, मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, वो नीचे पहुंचने ही वाली है। जैसे उसने ये कहा तो लकी उसे घूर कर देखने लगा। उसने डर के मारे अपनी नजर नीचे कर ली। उसे लग रहा था कि अगला नंबर उसका भी हो सकता था। तुम्हें सिर्फ यही डर खा रहा है ना ईशानी की तुम्हारे क्लब में मर जाने की वजह से तुम्हारे क्लब का नाम खराब हो जाएगा? लकी ने शिरीन की तरफ देखते हुए पूछा। इतने में ईशानी ने लकी के हाथ पर अपने नाखून गढ़ाए तो लकी ने अपने सिर से उसके सिर पर जोरदार चोट कर दी। इधर शिरीन को समझ नहीं आ रहा था कि वो लकी के इस सवाल का आखिर क्या जवाब दे। वो बस चुपचाप खड़ी उसे देख रही थी। वो बहुत दुविधा में फंस गई। वो ना तो लकी से ये कह सकती थी कि उसे लकी से प्यार था, और दूसरे किसी कारण से वो लकी को मना भी नहीं कर सकती थी। वो लकी से इतना प्यार करती थी कि उसे अपने सामने किसी की जान लेते हुए नहीं देख सकती थी। लेकिन जब उसने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया तो लकी भी समझ गया कि उसे असल में क्लब की बदनामी का ही डर सता रहा था। इसलिए अब वो ईशानी को फेंकने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गया। जैसे ही लकी को यह समझ आया कि अब ईशानी को ज्यादा देर तक तड़पाना ठीक नहीं, तो उसने एक बार और ईशानी का सिर दीवार से पटका, और इतने में ईशानी उसके हाथ से फिसल कर गिर गई। ईशानी की गर्दन लकी के हाथ से फिसल कर नीचे की ओर चली जा रही थी, और वो देखते ही देखते 8वें माले से गिरकर नीचे जमीन पर पहुंच चुकी थी। आह! जैसे ही वो नीचे गिरने को थी कि इतने में वो जोर से चिल्लाई और फिर से उसके सिर में से खून आने लगा। उसकी चीख इतनी जोरदार थी कि बाकी 7 माले के लोग अपनी खिड़कियों पर आ गए। उन्होंने देखा कि नीचे एक लड़की गिरी हुई थी। उसके सिर में से खून आ रहा था और वो मर चुकी थी। इसके बाद सभी लोगों ने ऊपर की तरफ देखा तो पाया लकी अभी भी खिड़की के बाहर देख रहा था। उसकी सांसें हल्की सी फूली हुई थी,
लकी को देखते ही सब लोग जोर से चिल्लाने लगे। उन्हें ये समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी कि लकी ने ही उसे फेंका था, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि ईशानी लकी से लड़ने के लिए अपने पैर फेंकती जा रही थी। वो लकी के हाथ से अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी तो उसका शरीर बेकाबू हो गया और वो नीचे गिर गई। लकी! शिरीन भीतर से लकी की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाई और खिड़की के पास आ गई। उसने देखा कि ईशानी की आंखें खुली की खुली रह गई थी। उसका इतना खून बह गया था कि अब उसके बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। देखते ही देखते ईशानी के आसपास बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स आकर जमा हो गए। उन्होंने एम्बुलेंस को बुलवा लिया था, लेकिन इस सब का अब कोई फायदा नहीं था। शिरीन को ये देखकर चक्कर आ रहे थे कि ईशानी के सारे बाल खून में भीग गए थे। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था, उसे कुछ होश नहीं रह गया था। यही हाल ईशानी की दोस्तों का भी था। उन्हें लगा नहीं था कि लकी सच में उसे फेंक देगा। लकी उनकी नजर में एक बुरा आदमी बन चुका था। उन्हें पता नहीं था कि उनकी दोस्त ने लकी के साथ में क्या क्या किया था। उन सबको लकी के ऊपर गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन उन्हें उससे डर भी लग रहा था। वो चाहकर भी लकी के साथ में कुछ कर नहीं सकती थी, लेकिन लकी सच्चाई जानता था। उसने ईशानी को नहीं गिराया था, बल्कि ईशानी उससे बचने के चक्कर में खुद ब खुद नीचे गिर गई थी। लकी की नजर में तो ये आत्महत्या ही थी। लकी को अच्छी तरीके से पता था कि वो खुद ही कूदने की कोशिश कर रही थी। ऐसे में उसे इस सब के पीछे किसी तरह की साजिश की बू आ रही थी। लेकिन इधर शिरीन की आंखों में आंसू आ गए और वो थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब इससे पहले कि वहां खड़े हर इंसान को कुछ समझ आ पाता, इतने में हॉल का दरवाजा खुला और वहां पर ढेर सारे पुलिस वाले आकर खड़े हो गए। उन्होंने चारों तरफ से हॉल को घेर लिया और किसी के बाहर निकलने की अब कोई गुंजाइश नहीं बची। उधर पुलिस ने हॉल को गिरा। इधर अगली सुबह पुलिस स्टेशन के बाहर पूनम और सुहासिनी की गाड़ी आकर रुक गई। वो दोनों ही बहुत जल्दी में नजर आ रहे थे। शिरीन भी वहीं थाने में बैठी हुई थी और वो दोनों भी अंदर चली आई। उन्हें इस बात की खबर मिल चुकी थी कि पुलिस ने लकी को गिरफ्तार कर लिया है, तो भागी भागी वो यहाँ पहुंच गई। उन्होंने देखा कि एक लड़की वहां कुर्सी पर बैठी हुई थी। उन दोनों में से शिरीन को कोई नहीं जानता था। ये लकी एक नंबर का बदमाश है, बहुत खतरनाक आदमी है ये। लोगों की जान लेना तो इसकी फितरत में है। इस जैसे जंगली आदमी को खुला नहीं छोड़ा जा सकता। इसे तो किसी भी हाल में जेल भिजवाना ही पड़ेगा और मैं तो पूरी कोशिश करूंगा कि इसे फांसी पर चढ़वा दूं। एक अधेड़ उम्र के आदमी ने शिरीन की तरफ देखते हुए कहा। वो बहुत गुस्से में नजर आ रहा था। इसने मेरे इलाके में एक लड़की की जान ले ली है, मेरे इलाके में। इसकी हिम्मत कैसे हुई जोगियाल परिवार की बेटी के साथ में ऐसा कुछ करने की। उस आदमी का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ था। उसकी बात सुनते ही ईशानी की आंखों में आंसू आ गए। नहीं प्लीज, आप उसके साथ ऐसा मत कीजिए। वो सच में अच्छा आदमी है। उसने ईशानी को नहीं मारा, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता है, शिरीन ने कहा। उन दोनों के बीच में जो भी बातें हो रही थी उसे पूनम और सुहासिनी ने भी सुन लिया था। और फिर अचानक सुहासिनी ने कहा, क्या हुआ, ईशानी मर गई? चलो अच्छा हुआ। उस जैसी लड़की के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन फिर भी किसी को इस तरह से नहीं मारना चाहिए था। लकी जी ऐसा नहीं कर सकते हैं। सुहासिनी ने खुद भी बहुत सारे लोगों की जान ली थी। भले ही वो और लकी अभी कुछ दिनों से एक दूसरे के साथ थे, लेकिन वो लकी को अच्छी तरीके से जानती थी। लकी इस तरह से खुले में बिना प्लान के किसी की जान नहीं ले सकता था। वो ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। पूनम ने भी उसकी बातों में हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ लकी ऐसा नहीं कर सकता, वो किसी की जान नहीं ले सकता है। शट अप, यहाँ खड़े होकर बकवास कर रही हो, कौन हो तुम दोनों? इतने में उस आदमी ने चिल्लाते हुए पूछा। उस आदमी की आंखें तमतमा रही थी। फैक्ट्स सब लोगों के सामने पानी की तरह साफ है, किसी से कुछ छिपा नहीं है। और तुम कह रही हो कि लकी ने ऐसा कुछ नहीं किया? वो एक नंबर का क्रिमिनल है और तुम उसको डिफेंड कर रही हो। जब कुछ पता ना हो तो हमें बीच में नहीं बोलना चाहिए, उसने सुहासिनी को हड़काते हुए कहा। इतने में पूनम को गुस्सा आ गया और वो उसे जवाब देने के लिए आगे जा रही थी कि इतने में सुहासिनी ने उसे रोक दिया। वो समझ गई थी कि इस वक्त वो आदमी बात करने की फिराक में नहीं था। ऐसे में उसके मुंह लगकर कोई फायदा नहीं था। हालांकि गुस्सा उसे भी आ रहा था, लेकिन इस वक्त गुस्से को काबू करने में ही फायदा था। उधर जब शिरीन ने दोनों लोगों को आपस में इस तरह से लड़ते हुए देखा तो वो बोली, चुप हो जाओ, दोनों के दोनों क्यों लड़ रहे हो? तुम्हारे लड़ने से कुछ साबित नहीं होने वाला है और मुझे पूरा विश्वास है कि लकी किसी की जान नहीं ले सकता है, कभी नहीं। मैंने अपनी जिंदगी में लकी जी से अच्छा आदमी नहीं देखा है। वो देवता आदमी है, लोगों की जान बचाने का काम करता है। वो सन की लोगों जैसे नहीं है जो लोगों की जान लेते फिरे। इतने में सुहासिनी ने भी लकी के पक्ष में बात करते हुए कहा। वहां पर बहुत सारे लोग खड़े थे, शिरीन भी वहीं खड़ी थी। कम से कम 20 लोगों ने अपनी आंखों से देखा है कि लकी ने ईशानी को खिड़की से लटकाया हुआ था। सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा है कि लकी ने ईशानी की गर्दन को छोड़ दिया और उसके बाद वो नीचे गिरी। इसके बाद भी तुम और शिरीन ये कह रही हो कि लकी ने उसे नहीं मारा? हाउ इज दिस पॉसिबल?
थोड़ी तो सेंसिबल बात करो यार। ये सुनते ही शिरीन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे लकी के लिए बुरा भी लग रहा था, लेकिन उसका दिल भी ये मानने को तैयार नहीं था कि सब लकी ने किया है। इससे तो बेहतर यही होता कि वो हॉल में आती ही नहीं और उसकी पीठ के पीछे ही लकी ईशानी को मार देता। अब पुलिस वालों ने उसे यहाँ कन्फेशन के लिए बैठाया हुआ था। वो लकी की मदद करना चाहती थी, लेकिन अब हो सकता था कि उसे कोर्ट में लकी के खिलाफ ही गवाही देनी पड़ जाए। सुहासिनी ने शिरीन की तरफ देखा और कहा, मैडम आप थोड़ी समझदार दिखती हैं। आप पुलिस के सामने जो भी कहें उसके पहले अच्छे से सोच समझ लेना। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी वजह से लकी जी को कुछ। सुहासिनी ने उसे प्यार से समझाने की कोशिश की। अगर वो प्यार से नहीं मानती तो सुहासिनी उसे आराम से धमकी भी दे सकती थी या फिर उसकी गवाही से पहले उसकी जान भी ले सकती थी। अब आगे ऐसा क्या होने वाला है? क्या सच में शिरीन पुलिस के सामने लकी के खिलाफ? शिरीन लकी को समझाने की पूरी कोशिश कर रही थी कि इतने में लकी के हाथ से ईशानी की गर्दन छूट गई। असल में ईशानी ने खुद लकी के हाथ से अपने आप को आजाद कराया था, लेकिन सब लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे लकी ने उसे नीचे फेंका था। जब पुलिस लकी को गिरफ्तार करके ले गई तो पीछे से शिरीन को भी ले जाया गया था। शिरीन को लकी के खिलाफ गवाही देनी थी, लेकिन सुहासिनी और पूनम भी इतने में वहां आ गए और सुहासिनी उसे किसी भी हाल में लकी के खिलाफ कुछ नहीं कहने देने वाली थी। वो लकी को इतने दिनों से अच्छे तरीके से जानने लगी थी। लकी एक ईमानदार और दयालु आदमी था और ईशानी ने उसके साथ में जो कुछ किया था वो सब भी सुहासिनी ने देखा। ऐसे में वो लकी को सजा तो नहीं होने दे सकती थी। ऐसे में उसे शिरीन की जान भी लेनी पड़ जाती तो वो उस हद तक जाने को तैयार थी। जब शिरीन सुहासिनी और उस आदमी के बीच में उलझी हुई थी तो सुहासिनी ने शिरीन से कहा, अगर लकी जी को किसी की जान लेनी है ना तो उन्हें किसी की चाकू या बंदूक की भी जरूरत नहीं पड़ती है। वो सामने वाले को मरने तक की भनक नहीं होने देते हैं। मैं खुद उनसे बहुत कुछ सीखती हूँ। सुनो, ये सब बकवास करने की जरूरत नहीं है, समझी ना? अगर तुमने शिरीन को डराने की जरा भी कोशिश की तो मैं तुम्हारी हालत खराब कर दूंगा। वो आदमी काफी गुस्से में था। वो चाहता तो इन दोनों को अभी के अभी यहाँ से भगा देता, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। वैसे भी वो और शिरीन एक दूसरे से शादी करने वाले थे। ऐसे में उसका लकी से जलना साफ समझ आता था। शिरीन अक्सर लकी के ही ख्यालों में खोई रहती थी और ये बात उसे हरगिज नहीं पसंद आती थी। इधर शिरीन अभी भी कहीं खोई हुई सी नजर आ रही थी। वो वहां नहीं थी जहां वो थी। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था। सुहासिनी ने जो उसे धमकी दी थी उससे वो ये तो समझ रही थी कि वो लकी के लिए वफादार थी, लेकिन उसे खुद उस धमकी से डर लग रहा था या नहीं उसे पता नहीं था। लकी का ये कहना था कि उसने ईशानी को नीचे नहीं गिराया था। इसमें भी उसे कोई झूठ नजर नहीं आ रहा था और इस बात का मतलब साफ था कि ईशानी ने सुसाइड किया था। शिरीन ढेर सारे ख्यालों में उलझी हुई थी और उसे एक दिशा में बढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही थी। वो ईशानी को भी अच्छी तरीके से जानती थी और ईशानी के परिवार को भी अच्छी तरीके से जानती थी, तो फिर ईशानी सुसाइड करने के बारे में कैसे सोच सकती थी? शिरीन का माथा फटका जा रहा था। शिरीन, तुम ठीक हो? जब शिरीन बुरी तरीके से उलझी हुई नजर आ रही थी तभी पुलिस स्टेशन के बाहर कुछ गाड़ियां आकर रुकी और उनमें से कुछ लोग निकलकर थाने की तरफ आने लगे। मुझे सारे मामले के बारे में खबर मिल गई है। कल क्या हुआ मुझे सब पता चल गया है। सब मेरी गलती है। मुझे ईशानी को तुम्हारे यहाँ पार्टी करने के लिए भेजना ही नहीं चाहिए था। इस सब चक्कर में ना सिर्फ उसकी जान चली गई बल्कि इसकी वजह से तुम भी बहुत बड़ी मुसीबत में आ गई। चिराग के पिता बलवंत ने कहा, चिराग, इस सब में तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है और ना ही हम तुम्हारे ऊपर किसी तरह की बात आने देंगे, बलवंत ने चिराग से कहा। चिराग और शिरीन शादी करने वाले थे। चिराग को इस बात से कोई डर नहीं था कि सुहासिनी शिरीन को क्या धमकी दे रही थी। वो बस शिरीन की तरफ देख रहा था। अगर शिरीन कहीं अपने बयान से पलट जाती तो ये उसके लिए जिंदगी भर का खतरा हो सकता था। ऐसे में उसने भी बलवंत की तरफ देखा और कहा, ये सब उस बेवकूफ लकी का किया धरा है। आज उसकी वजह से हम सबको सुबह सुबह यहाँ थाने का मुंह देखना पड़ रहा है। उस आदमी की वजह से शिरीन की रेपुटेशन खराब हो गई है, उसके क्लब की रेपुटेशन खराब हो गई है और अब मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होने वाला है। शट अप! इतने में शिरीन को गुस्सा आ गया। लकी के बारे में इतना कुछ सुनना उसके बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। वो काफी देर से चुप बैठी हुई थी, लेकिन अब उसने चुप्पी तोड़ दी। उससे अब चुप नहीं रहा जा रहा था। उसने बलवंत की तरफ देखा और कहा, पापा, आपको इस मामले में बीच में आने की जरूरत नहीं है। आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। ईशानी ने हॉल बुक करने के लिए मुझे पैसे दिया था। हमारी डील फेयर डील थी और उसकी जगह कोई और भी होती तो मैं उससे भी उतना ही पैसा चार्ज करती। ऐसे में अब मेरे क्लब में अगर ये सब हुआ है तो मुझे उसकी जिम्मेदारी उठानी ही पड़ेगी, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। क्या बात कर रही हो शिरीन? वो लड़की जा चुकी है लेकिन हम तो अभी जिंदा है ना।
हमें तो अपनी जिंदगी जीनी है ना। ऐसे में तुम उस लकी को बचाने के लिए यहाँ क्यों बैठी हो? जीने दो उसे भी, बलवंत ने कहा। शिरीन ने अपना सिर नीचे झुका लिया। अब वो कैसे अपने पिता को बताती कि उसका लकी से क्या लेना देना था और क्या नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके पिता की बात की वजह से उसका मन सब लोगों के सामने साफ नजर आने लगा था। हर कोई देख सकता था कि उसके मन में क्या चल रहा था। इधर बलवंत सिर्फ अपनी बेटी को बचाने के बारे में सोच रहा था। वो भी अपने आप में एक बड़ा आदमी था और अपनी होने वाली बहू पर किसी तरह का लांछन नहीं लगने देना चाहता था। वो अपने साथ साथ अपने होने वाले समधी दर्शन के बारे में भी सोच रहा था, लेकिन इस बारे में उसने शिरीन से अभी तक कुछ नहीं कहा था और न ही उसे इसके बारे में कुछ पता चलने देना चाहता था। और चिराग को भी ये उम्मीद नहीं थी कि वो लकी के खिलाफ जाने से पहले भी इतना सोच रही थी। देखो, तुम चिंता मत करो। मैंने वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे जिन्होंने अपनी आंखों से ये सब होते हुए देखा है, उन सब से बात की है। वो सब इस बात को कहने के लिए राजी हैं कि वो अपना बयान बदल देंगे और लकी के ऊपर ईशानी के खून का इल्जाम लगने नहीं देंगे। वो कह देंगे कि ईशानी अपने आप को बचाने में लकी के हाथ से फिसल कर गिर गई। लकी ने उसे नहीं मारा था। जहां तक बात तुम्हारे स्टेटमेंट्स की है, तो पुलिस जब तुमसे पूछताछ करेगी तो तुम कह देना कि तुम्हें इतना बड़ा मेंटल शॉक लगा कि तुम्हें कुछ याद नहीं है। अब बिना गवाह के पुलिस इस बात को साबित नहीं कर पाएगी कि लकी ने ईशानी को मारा है। अब उसके हाथ से फिसली है या फिर लकी ने सच में उसे फेंका है, इस बात की जांच आराम से पुलिस करती रहेगी। लेकिन मुझे मालूम है कि उन्हें जांच में भी कुछ खास हाथ नहीं आने वाला है। वो कभी इस बात का ठीक से पता नहीं लगा पाएंगे। ऐसे में लकी के ऊपर सिर्फ ईशानी के साथ मारपीट करने का इल्जाम लगेगा और वो आराम से 3 या 5 साल की सजा काटने के बाद बाहर आ जाएगा। ये तुम्हारे लिए ठीक होगा? इसमें लकी नहीं फंसेगा? बलवंत ने कहा। जैसे ही वहां बैठे हुए लोगों ने बलवंत की बात सुनी तो सभी हैरान हो गए। उनके दिमाग में कभी ये बात नहीं आई कि ऐसा कुछ भी किया जा सकता था। लेकिन बलवंत के लिए काम बहुत आसान था। वो एक पावरफुल आदमी था और ईशानी को भी अच्छी तरीके से जानता था। वो न्यूट्रल था। वो लकी की मदद नहीं करना चाहता था, लेकिन शिरीन को इस मामले में फंसने देना नहीं चाहता था। इसके अलावा वो जानता था कि तपेश के बेटे की मौत पहले ही हो चुकी थी और उसके बाद भी वो लकी के साथ में कुछ नहीं कर पाया था। ऐसे में अगर बेटी के खून का इल्जाम लकी के सर पर लग जाता तो वो लोग लकी को जेल में ही मरवा देते। ऐसे में लकी जेल में तो सेफ नहीं था। खुद शिरीन भी उसकी बात सुनकर हैरान हो गई। सच में उसने जो सोचा था वो बहुत बढ़िया था और कुछ देर उसकी बात पर सोचने के बाद उसने कहा, अब लकी के साथ न्याय करने के लिए अगर ये करना चाहते हैं तो फिर मैं आपके साथ हूं। तुम चिंता मत करो शिरीन, ये सब करना मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तुम बस हाँ में अपना सिर हिलाओ। मेरे लिए लकी को बाहर निकलवाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बलवंत ने बहुत ही प्यार से शिरीन की तरफ देखते हुए कहा। इस तरह से वो शिरीन को अपने कॉन्फिडेंस में ले लेना चाहता था। सुहासिनी ने भी जब ये सब सुना तो उसे भी बात सही लगी और उसने शिरीन की तरफ देखते हुए कहा, तुम अगर सच में लकी की चिंता करती हो और उसके लिए कुछ करना चाहती हो तो हाँ में अपना सिर हिलाओ और उसकी मदद करो। शिरीन फिर से दुविधा में पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बलवंत जो कह रहा था वो सच भी था या नहीं। उसकी आवाज सुनकर तो ऐसा लग रहा था कि वो सच कह रहा था, लेकिन ये सब वो कह रहा था शिरीन ने अपनी आंखों के सामने अभी तक किसी भी गवाह को पलटते हुए नहीं देखा था। शिरीन ने काफी देर तक सोचा और आखिर में हाँ में अपना सिर हिला दिया। आप प्लीज लकी की मदद कर दो, प्लीज उसे बाहर निकलवा दो। लेकिन ये सुनते ही बलवंत की आंखें ठंडी हो गई। उसके तेज दिमाग में क्या चल रहा था ये सिर्फ वही जानता था। उधर जब थाने के बाहर ये सब बात हो रही थी तब इधर लकी अंदर इंफॉर्मेशन रूम में बैठा हुआ था। उसने अपनी आंखें बंद की हुई थी और चुपचाप बैठा हुआ था। जब से उसे यहाँ लाया गया था तब से वो यहीं बैठा हुआ था। पुलिस का ध्यान इस वक्त सिर्फ गवाहों के बयान और साइट से मिले सबूतों पर था, लेकिन वो लोग अभी तक लकी के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे। वो उससे कोई पूछताछ नहीं कर रहे थे। खुद लकी को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो जानबूझकर लकी से बात नहीं कर रहे थे या फिर वो लकी को इस मामले में फंसाना ही नहीं चाहते थे। लेकिन जो भी हो, एक बार के लिए यहाँ लाने के बाद से अभी तक लकी के पास में कोई नहीं आया था। लकी ने कुछ देर तक तो इसके बारे में सोचा, फिर दिन भर की थकान के बाद में उसे नींद आ गई। ईशानी सच में उसके हाथ से खुद छूटकर नीचे गिरी थी और ऐसे में लकी को यह लगने लगा कि उसकी ही साजिश थी, इसलिए वो जेल में बैठा हुआ था और ऐसा कोई जेल में था भी नहीं जो लकी पर रोक लगा सके। अगर वो यहाँ से भागकर बाहर जाता है तो कल को उसके साथ में कुछ भी हो सकता है। उसे याद था कि शहबाज के साथ हॉस्पिटल में जो हुआ था और शोएब ने जिस तरह से उसकी लाश को गायब किया था, वैसे ही कुछ उसके साथ भी हो सकता था। लकी रातों भर बैठा इन्हीं सब की चीजों पर सोच रहा था। उसका दिमाग उसे दिखा रहा था कि जब से उसने कॉटेज को संभाला था
तब से कोई ना कोई हमेशा उसकी जान के पीछे ही लगा रहता। ईशानी बार बार कॉटेज बंद करवाने के लिए उसके ऊपर दबाव डाल रही थी। वो ये भी नहीं देख रही थी कि लकी ने उसके ऊपर कितने एहसान किए थे। शायद वो इस तरह से लकी का दिमाग खराब करना चाहती थी और अपना बदला लेना चाहती थी और बाद में लकी को मार भी देना चाहती थी। उसे ये भी लग रहा था कि ईशानी को बहुत गंभीर बीमारी थी जिसका इलाज नहीं हो सकता था। उसकी आड़ में वो लकी को फंसाकर इस दुनिया से चली जाना चाहती थी। इसका मतलब ये भी था कि उसे मरना तो था ही और वो बस लकी को अपने साथ में लेकर डूबना चाहती थी। लकी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये जोगियाल परिवार था क्या और उससे क्या चाहता था। पहले अमृत ने खुद आगे से लकी को छेड़ा और अब ईशानी ने भी वही किया था। लकी को ये दोनों भाई बहन जरा भी समझ नहीं आ रहे थे। फिर उसके बाद उस बूढ़े का जहर खाकर आना, उसके बाद उसके 8 डॉक्टर्स का वापस आ जाना और आखिर में उस ड्राइवर का कॉटेज में घुस जाना। हर बात लकी के मन में एक नया शक पैदा कर रही थी और ना जाने क्यों लकी को अब इन सब चीजों से डर भी लग रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं था कि ईशानी को उसी के परिवार वालों ने मरवाया हो। लकी को बचाने के लिए शमशीर वहां आ चुका था। जैसे ही उसने स्वामीनाथ को देखा तो उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ लगाकर उसे और उसके अधिकारियों को वहां से भगा दिया। शमशीर खुद भी थोड़ी देर में वहां से निकल गया था। इधर लकी ने फिर से मरीजों को देखना शुरू कर दिया, लेकिन शाम को अचानक से एक ट्रक उसके क्लिनिक में आ घुसा और उसकी वजह से रीना बुरी तरीके से घायल हो गई। ड्राइवर ने पुलिस को तो यही कहा कि शराब के नशे में उससे ये सब हो गया था, लेकिन असल में वो लकी को मारने आया था। ईशानी कहाँ है? लकी ने उसकी कॉलर को कसकर पकड़ते हुए कहा। ड्राइवर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, क्या कहा? कहीं आपको गुस्सा तो नहीं आ रहा है डॉक्टर साहब? अगर आ रहा है तो आप मुझे मार सकते हो, मैं आपको मना नहीं करूंगा और ना ही आपको रोकूंगा, इसलिए आप मुझे मारना चाहो तो मार सकते हो। ड्राइवर ने कहा और फिर से हंसने लगा। अगर लकी पुलिस के सामने उसके ऊपर हाथ उठाता तो पुलिस ड्राइवर के साथ साथ उसे भी उठाकर ले जाने वाली थी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, इधर सुहासिनी ने कहा। उसे उसकी बातें सुनकर पहले ही बहुत गुस्सा आ रहा था और वो चाकू लेकर उसकी तरफ बढ़ने लगी, लेकिन इतने में लकी और पुलिस वालों ने उसे रोक लिया। नहीं दोस्त, मैं तुझे मार कर क्या करूंगा? वैसे भी मरा हुआ आदमी मेरे किस काम का है? क्या मतलब है तुम्हारा? ये सुनकर ड्राइवर थोड़ा सा हिल गया। उसे अभी तक तो लग रहा था कि वो आराम से जेल जाने वाला था, लेकिन अगर लकी उसे जेल नहीं जाने देता तो वो भारी मुश्किल में आ सकता था। लकी की मुस्कान देखकर उसे थोड़ी सी घबराहट हो रही थी, लेकिन आधे घंटे के बाद पुलिस उस आदमी को उठाकर अपने साथ ले गई। पहले उसके इलाज और जांच के लिए उसे पास के ही एक हॉस्पिटल ले जाया गया था। लकी और सुहासिनी ने उसका मुंह और दांत तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ऐसे में पुलिस वाले उसे अपने साथ जांच करवाने के लिए ले गए थे। जैसे ही वो बाहर आया तो अचानक से उसे एक जोरदार आवाज आई। किसी गाड़ी ने उसे पीछे से जोरदार टक्कर मार दी थी। ड्राइवर उस गाड़ी से बच नहीं पाया और टक्कर लगते ही वो सीधा 30 मीटर दूर जा गिरा। वो हॉस्पिटल की दीवार से जा टकराया और उसकी कमर में झटका आ गया। इधर पुलिस इससे पहले कि उस टैक्सी को रोक पाती, उससे पहले ही वो गाड़ी वहां से निकल चुकी थी। सोनू ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था और उसकी गाड़ी कब ट्रैफिक में गायब हो गई किसी को पता तक नहीं चला। इधर लकी ने भी रीना की देखभाल के लिए गुरी को क्लिनिक पर बुला लिया था। इसके बाद वो उसकी गाड़ी लेकर ईशानी को ढूंढने के लिए निकल गया। वो गाड़ी चलाते हुए एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने चला आया था। वहां गेट के बाहर बहुत सारे गार्ड्स खड़े हुए थे। वो बिल्डिंग देखने में तो काफी सुंदर नजर आ रही थी। जब लकी की गाड़ी अंदर गई तो उसने देखा कि वहां पर बहुत सारे बड़े लोग पहले से ही मौजूद थे। वहां पर ढेर सारी लग्जरी गाड़ियां खड़ी हुई थी। उसके अलावा जो लोग वहां मौजूद थे उन सभी ने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे और वो सभी महक रहे थे, लेकिन लकी को उनके कपड़ों से और उनके परफ्यूम से कोई लेना देना नहीं था। वो सीधा हॉल की तरफ बढ़ना शुरू कर चुका था। उसे उसका मकसद साफ पता था और इसलिए वो सीधा 7वें माले पर चला गया। गुरी ने लकी को जो बताया था उसके हिसाब से आज यहाँ ईशानी की बर्थडे पार्टी होने वाली थी। उसका पिता तपेश जोगियाल एक बड़ा आदमी था और यहाँ की बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का मालिक भी था। ऐसे में जाहिर सी बात थी कि ईशानी के जन्मदिन पर पटना और बिहार के सारे बड़े से बड़े लोग आने वाले थे। इन सालों में बहुत से डॉक्टर्स और मेडिकल सप्लायर्स ने पटना में और अपने पैर जमाने की कोशिश की थी, लेकिन जोगियाल परिवार के हाथ में सत्ता होने की वजह से कोई भी वहां नहीं घुस पाता था। जो कंपनीज थोड़ा जोर लगाकर वहां घुस गई तो रातों रात जोगियाल परिवार ने उनकी इंडस्ट्रीज को गायब करवा दिया। उन्हें किसी को गोली मारने से कोई गुरेज नहीं था।
इसलिए छोटे दिल का आदमी पहले ही वहां आने से डरता था। लकी को ये सब चीजें पता थी और इसलिए वो मामले को एक बार में ही खत्म कर देना चाहता था। उसने ललित सिंह के कहने पर उस दिन जयताश को माफ कर दिया था और जो पैसे इन्होंने भेजे थे वो भी रख लिए थे। लेकिन आगे से माफी मांगने के बाद भी जोगियाल परिवार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। लकी ने ईशानी की जान तक बचाई थी, लेकिन उसका बर्ताव देखकर ऐसा लग रहा था कि वो उसे भूल गई थी। इसलिए लकी आज जैसे के साथ तैसा करने आया था। कुछ देर के बाद ही लकी एलिवेटर से बाहर आ गया। उसने देखा कि 8वें माले के दरवाजे पर 2 गार्ड खड़े हुए थे। जैसे ही उन्होंने लकी को आते हुए देखा तो उन्होंने उसे बीच में ही रोक लिया और कहा, यहाँ पर जोगियाल परिवार की पार्टी चल रही है। सिर्फ उन्हीं लोगों को एंट्री है जिनके पास इनविटेशन कार्ड है। क्या आपके पास कार्ड है? आप अपना कार्ड दिखा सकते हैं? उनमें से एक ने लकी से पूछा। लकी ने जवाब में कुछ नहीं कहा और बस उन लोगों को घूरते हुए देखने लगा। जब काफी देर तक उसने कार्ड के नाम पर कुछ नहीं दिखाया तो दूसरे आदमी ने उससे कहा, अगर आपके पास में कार्ड नहीं है तो आप यहाँ नहीं रुक सकते हैं। लेकिन लकी तो आया ही था अंदर जाने के लिए और उसके पास में इतना टाइम भी नहीं था, इसलिए उसने उन दोनों के सिर को पकड़ा और आपस में भिड़ा दिया। इसके बाद उसने फिर से उन दोनों के सिर को अलग किया और फिर से भिड़ा दिया। अब की बार उन दोनों के सिर में से खून आने लगा था और वो नीचे गिर गए। लकी ने अपना जूता उसके बहते हुए खून में रखा और आगे बढ़ने लगा। उसके जूते में लगा खून ईशानी की दिशा में बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन उन लोगों से लड़ते हुए लकी को बाकी लोगों ने देख लिया और वो सभी लकी को रोकने के लिए उसकी दिशा में भागने लगे। वो सभी अंदर खड़े होकर बाहर दरवाजे पर नजर रखे हुए थे। इससे पहले कि लकी अपने हाथों से दरवाजा खोलता, गार्ड्स में से एक ने दरवाजा खोला और बाहर आ गया। उसके पीछे और भी ढेर सारे गार्ड्स आकर खड़े हो गए थे। लकी ने अपनी जेब से ब्लेड निकाली और सीधा उनके ऊपर चलाना शुरू कर दिया। उसके पास इतना भी वक्त नहीं था कि वो उनसे हाथों से लड़ सके। गार्ड जैसे जैसे उसकी दिशा में बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे ब्लेड उनके शरीर के अलग अलग हिस्सों में लगती चली जा रही थी। कोई ब्लेड किसी की गर्दन की नस पर लग रही थी तो कोई ब्लेड किसी की नाक में। लेकिन देखते ही देखते सारे लोग नीचे गिरने शुरू हो गए। जो एक आध लकी को रोकने के लिए उसके शरीर के करीब आ गया था, लकी ने उसके पेट में से जोरदार मुक्का मारकर उसे भी नीचे गिरा दिया। लकी के आने की खबर अंदर हॉल में फैलनी शुरू हो गई और ये खबर सुनते ही बहुत सारे लोग हॉल से बाहर आने लगे। अंदर और जो गार्ड्स खड़े थे उन्होंने अपनी बंदूक और चाकू निकाल लिए थे। इससे पहले कि लकी उनकी जान ले लेता, वो खुद लकी को मार देना चाहते थे, लेकिन लकी की स्पीड का अंदाजा नहीं था उन्हें। इससे पहले कि वो लकी के ऊपर हमला कर पाते, लकी ने उनके ऊपर भी ब्लेड चलानी शुरू कर दी और उनके हाथों से एक के बाद एक हथियार नीचे गिरते चले जा रहे थे। हर कोई उस ब्लेड की वजह से हाथ झड़क रहा था, लेकिन वो ब्लेड उनकी चमड़ी छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। लकी ने देखते ही देखते 1 दर्जन से भी ज्यादा लोगों को जमीन पर पटक दिया था। लकी का रास्ता साफ हो गया था और वो सीधा हॉल के अंदर दाखिल हो गया। उसने लात मारकर दरवाजे को बंद किया और सामने की तरफ देखने लगा, लेकिन इतने में किसी ने उसके ऊपर गोली चला दी। लकी ने जैसे ही गोली को अपनी तरफ आते हुए देखा तो वो अपने सिर को नीचे झुकाकर बैठ गया और गोली सीधा शीशे पर जा लगी। गोली की वजह से शीशा चटक गया था। उसके बाद वहां जितने भी हथियार थे उन सब ने लकी के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन लकी ने अपने आप को सबसे बचाते हुए कोने में छिपा लिया था और वहीं से उन लोगों के ऊपर ब्लेड चलानी शुरू कर दी। 3 लोगों की गर्दन ब्लेड की वजह से चाक हो गई और वो अपनी बंदूक समेत नीचे गिर गए। बाकी 2 लोगों ने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई और लकी की तरफ आगे बढ़ने लगे। वो उसे दोनों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इतने में लकी भी टेबल की आड़ से तेजी से बाहर निकला और उन दोनों के पैर पकड़कर उन्हें नीचे गिरा दिया। उन दोनों को अंदाजा भी नहीं था कि लकी इतना तेज हो सकता था। वो खड़े हो पाते उससे पहले ही लकी उनकी गर्दन पर अपने पैर रखकर खड़ा हो गया था। वो उनकी गर्दन पर लात मारे जा रहा था और वो लोग उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इतने में लकी की नजर सामने लगे सोफे और टेबल पर गई। वहां पर बहुत सारे सजे धजे बड़े घर के लोग बैठे हुए थे और उन्हें बचाने के लिए उनके मोटे मोटे गार्ड्स भी उनके पास ही खड़े हुए थे। ईशानी भी उन्हीं लोगों में थी और उसके चेहरे पर एक कड़वी सी मुस्कान साफ नजर आ रही थी। वो लकी को यहाँ देखकर हंस रही थी। लकी भले ही अभी तक अपने आप को बचा ले गया था, लेकिन फिर भी वो ज्यादा देर तक बचा नहीं रहने वाला था। इतनी सारी गोलियां बर्बाद कर दी, एक आदमी तुमसे मारा नहीं जा रहा है, किस बात के पैसे लेते हो? खत्म कर दो इसे। ईशानी ने अपने गार्ड्स पर चिल्लाते हुए कहा और फिर से लकी की तरफ देखने लगी। लकी अभी भी वैसे का वैसा ही खड़ा था जैसा वो अंदर आया था। उसके चेहरे पर सिवाय ईशानी के लिए गुस्से के और कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन ईशानी की आवाज सुनते ही सारा हॉल फिर से शांत हो गया। लकी,
तुम तो सच में लकी ही हो। ईशानी ने अपने आप को शांत किया और फिर लकी की तरफ देखकर हंसने लगी। लेकिन तुम ज्यादा देर तक लकी नहीं रहने वाले हो। मैं तुम्हें ज्यादा देर तक लकी नहीं रहने दूंगी, ईशानी ने कहा। उसके इतना कहते ही उसके गार्ड्स ने अपनी मोटी मोटी बंदूकें निकाली और सीधा लकी के ऊपर तान दी। वहां पर जो लड़कियां बैठी हुई थी उन्होंने डर के मारे अपने हाथ अपने मुंह पर रख लिए। लकी उन्हें देखने में तो काफी सुंदर लग रहा था, लेकिन फिर भी ईशानी का दुश्मन होने की वजह से सभी उसे घिन भरी नजरों से देख रहे थे। लकी उन सबके सामने अकेला खड़ा था। वो अंदर तक पहुंच गया था, यही उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। अभी भी ईशानी के गार्ड्स के पास में 3 बंदूकें रखी थी और लकी उनसे बचता हुआ नजर नहीं आ रहा था। ईशानी, अब बहुत हो गया। मेरा पेशेंस अब जवाब दे रहा है। तुमने मेरे साथ में जो किया है उसका जवाब लिए बिना मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ, लकी ने कहा। हाँ, तो मैं भी तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। यहाँ से तो तुम अब सीधा ऊपर ही जाओगे। शायद तुम भूल गए हो कि मैंने तुम्हें क्या कहा था। मेरा बदला भी पूरा नहीं हुआ था। तुम्हें क्या लगता है हम गांधी जी के बच्चे हैं? अरे हम जोगियाल परिवार से आते हैं, जोगियाल परिवार से। अरे हम तो खुद को काटने वाले मच्छर तक को नहीं छोड़ते हैं, तो तुम तो बहुत बड़े हाथी हो, तुम्हें कैसे छोड़ा जा सकता है? ईशानी ने कहा और अपने पर्स में से एक सिगार निकालकर जला लिया। उसके बाद उसका धुआं लकी की दिशा में उसने छोड़ दिया और कहा, ये बंदूक देख रहे हो? तुम कहो तो मैं तुम्हारी इनसे बात करवा सकती हूँ। तुम्हें पता है कि तुम क्या कहकर इन्हें चुप करवा सकते हो। अगर तुमने वो नहीं कहा तो मैं भी इन्हें चुप नहीं करवा पाऊंगी, ईशानी ने कहा और लकी की आंखों में देखने लगी। वो जानती थी कि लकी इतनी आसानी से अपना हॉस्पिटल बंद करने के लिए नहीं कहने वाला था, इसलिए उसने अपने गार्ड्स की तरफ इशारा किया। लेकिन जैसे ही वो बंदूक को लोड करके उंगली ट्रिगर पर रख पाते, इतने में लकी ने उनकी उंगली पर ब्लेड फेंककर उसे हाथ से अलग कर दिया। इसके बाद अगली ब्लेड सीधा उनकी कलाई में जा लगी और वो भी लगभग लटक चुकी थी। जैसे ही वो गार्ड्स चिल्लाए तो सभी लोगों की नजर उनकी तरफ चले गए। सारे गार्ड्स की हालत खस्ता थी और उनके हाथों में से खून आ रहा था। ये सब देखने के बाद जैसे ही उन लोगों ने सामने देखा तो उन्हें पता चला कि लकी तो वहां था ही नहीं। अब आगे क्या होने वाला था? आखिर कहाँ चला गया था लकी? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में बलवंत ने लकी को बचाने के लिए शिरीन को एक बढ़िया आइडिया दे दिया था। वो सारे गवाहों को पलटाने के लिए तैयार था और लकी के ऊपर से इल्जाम भी हटवाने को राजी था। शिरीन को जब कुछ भी समझ नहीं आया तो उसे ये ठीक लगा और उसने भी हाँ कर दी। उधर लकी थाने में इंफॉर्मेशन रूम में बैठा हुआ था और अभी तक उससे कोई पूछताछ करने नहीं आया था। ऐसे में उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब चल क्या रहा था। उसे सब कुछ एक षड्यंत्र लग रहा था। लकी को लग रहा था कि वो लोग उसके बारे में सब कुछ जानते थे और अगर सच में ऐसा कुछ था तो ऐसे में जोगियाल परिवार उसका सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता था। उसे हर कदम बहुत ध्यान से और फूंक फूंक कर रखने की जरूरत थी। भले ही लकी उन लोगों से निपट सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं सामने वाले को भी यह एहसास था कि वो लकी को छेड़कर गलती कर रहे थे। लकी जैसे आदमी को किसी कीमत पर छेड़ा नहीं जा सकता था। लकी ने धीरे से अपनी आंखें खोल ली थी। इस घटना का असर जोगियाल परिवार पे हुआ है, हाड़ा पर भी हुआ है, डॉक्टर साहब पर भी हुआ होगा और साथ में हो सकता है ललित सिंह पर भी हुआ। ये भी हो सकता है कि और भी लोग हों जिनके ऊपर इसका असर हुआ। बहुत बड़ा तालाब है और इस तालाब के तल तक किसी भी हाल में जाना ही होगा, लकी ने अपने आप से कहा। जैसे ही उसने ये कहा कि इतने में उसके कमरे का दरवाजा खुला और 2 आदमी और एक औरत 3 यूनिफॉर्म पहने हुए पुलिस वालों के साथ में अंदर चले आए। वो सभी लकी के सामने आकर बैठ गए थे। तुम तो इतनी छोटी सी उम्र में इतना खतरनाक हो, शिरीन जैसी लड़की तुम्हें बचाने के लिए कैसे आ सकती है? एक औरत ने लकी के सामने ही बैठते हुए कहा। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। फिर उसने आगे कहा, वैसे मैं और शिरीन एक साथ पढ़ते थे। मेरा नाम वर्तिका है और मैं ब्रांच ऑफिस की लीडर हूँ। जब मैं यहाँ आ रही थी तो उससे पहले ही शिरीन ने मुझे फोन करके तुम्हारा ध्यान रखने को कह दिया। तुम्हें पता है ना तुमने दूसरे लोगों का कितना नुकसान किया है और शिरीन के लिए भी बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। उसके बाद भी वो तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार है। तुम्हारा और शिरीन का रिश्ता क्या है? मैं ये मान ही नहीं सकती कि अभी 1 महीने पहले खुले क्लब में कोई इस तरह से मारा जाए और उसका मालिक कातिल को इस तरह से सपोर्ट करे। ऐसे में अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी भी ईमानदारी है तो हम जो भी पूछे उसका सच सच जवाब देना। वर्तिका ने हीन भावना से लकी की तरफ देखा और कहा। इसके बाद वो अपनी जगह से खड़ी हुई और बोली, मैं एक एक करके नहीं सुनना चाहती हूँ, मुझे एक ही बार में बता दो कि तुमने क्या क्या क्राइम्स किए हैं। लकी का ध्यान उसके सवाल पर जरा भी नहीं था। उसने जैसे ही शिरीन का नाम सुना और ये सुना कि वो उसे बचाने के लिए बैठी हुई थी तो वो कुछ सोचने लगा। इसके बाद लकी ने वर्तिका की तरफ देखा और एक हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैंने उसे नहीं मारा है। वो खुद अपने आप को मारना चाहती थी और उसने ही अपनी जान ली है। क्या आप इस बात पर विश्वास करोगी?
वहां जो एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था वो लकी की बात सुनकर सकपका गया और फिर हंसने लगा। जो लोग खड़े हुए थे और जिन्होंने तुम्हें ये सब करते देखा वो क्या अंधे हैं? तुम्हें क्या लग रहा है तुम एक अकेले सच्चे आदमी हो और वो सब झूठ बोल रहे हैं? लकी ने उसकी इस बात पर कुछ नहीं कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उन्हें कैसे समझाए। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं ये नहीं कह रहा कि वो अंधे हैं, लेकिन उन्होंने जो देखा वो सच नहीं है। क्या बात है, बहुत हिम्मत वाले हो, अभी भी सच मानने को राजी नहीं हो। हमने सारी चीजों को अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट किया है। उसकी डेड बॉडी पर जो घाव मिले हैं, उसके सिर पर जो घाव मिले हैं, गेट पर जो तोड़फोड़ हुई है, खिड़की का जो शीशा टूटा है, इन सब चीजों के बारे में जांच करने के बाद ये बात सामने आई है कि ये सब तुमने ही किया था। अब तुम चाहे इसे मानो या ना मानो, लेकिन सच यही है। पास में बैठे और एक अफसर ने कहा और लकी की तरफ घूरते हुए देखने लगा। लकी ने भी उसकी आंखों में देखा और कहा, आपने कहा था ना ईमानदारी से जवाब देना। मेरी ईमानदारी मरी नहीं है। ईमानदारी मरी नहीं है? हमें पागल समझते हो? चाहे तो किसी का भी बयान उठाकर देख सकते हो। हर किसी के बयान में यही लिखा हुआ है कि तुमने ही ईशानी को मारा है। तुम्हें खुद पता है कि तुमने ही उसे नीचे लटकाया हुआ था और तुमने ही उसे मारा था, फिर भी तुम हमसे झूठ बोल रहे हो। देखो लकी, तुमने जो किया है वो सबसे बड़ा क्राइम है, और अब तुम्हारे इस तरह से जवाब देने की वजह से तुम्हारी इमेज और ज्यादा खराब हो रही है। हम तुमसे बहुत शांति से बात कर रहे हैं। अगर तुमने अपनी गलती मान ली तो हम तुम्हारी सजा कम करवाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन अगर तुम इसी तरह से जिद पर अड़े रहे तो इसमें नुकसान तुम्हारा ही होने वाला है, वर्तिका ने कहा। उन्होंने वहां मौजूद सारे लोगों से पूरी घटना की जानकारी पहले ही ले ली थी। ईशानी और उसके सारे दोस्त बहुत ही अमीर परिवारों से आते थे। उनके पास में खाने की, ओढ़ने बिछाने की कोई कमी नहीं थी। ऐसे में वो एक गरीब आदमी को जानबूझकर क्यों फंसाते? उसमें उनका कोई फायदा नहीं था। लेकिन लकी वैसा नहीं मानता था जैसा वो लोग मानते थे। वो ये भी समझ गया था कि इस वक्त इन लोगों से बात करने का तो कोई फायदा नहीं था, इसलिए उसने आगे कहा, मैं आप लोगों से बात करने से पहले एक फोन करना चाहता हूँ। बेकार की बात मत करो लकी, हम यहाँ इंक्वायरी कर रहे हैं और तुम्हें फोन करना है। तुम इंक्वायरी के बीच में उठकर नहीं जा सकते हो, बैठो। वर्तिका ने उसे आंख दिखाते हुए कहा, हाँ तो आपके सारे सवालों का मेरे पास सिर्फ एक ही जवाब है, और वो ये कि ईशानी खुद अपनी मर्जी से बिल्डिंग के नीचे गिरी थी। मैंने उसे नहीं गिराया था। मैंने आपको सच बता दिया है। अब आपको इसे मानना है माने, या नहीं मानना है नहीं माने, ये सब आपकी मर्जी है। लकी ने भी वर्तिका को उसी तरह से देखते हुए कहा। वर्तिका का ब्लड प्रेशर तेज हो गया था। आमतौर पर इतनी देर की पूछताछ में ही आदमी सब कुछ बक देता था, लेकिन लकी तो उनकी बात मानने को राजी ही नहीं था। और चलती इंक्वायरी के बीच में किसी को फोन करना मेरा अधिकार है। अगर आप कानून के हिसाब से मेरे से इंक्वायरी कर रही हैं तो मैं भी कानून के हिसाब से ही अपने अधिकार की मांग कर रहा हूँ। आप मेरा किसी से भी बातचीत करने का अधिकार नहीं छीन सकते तब तक जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि मैंने ही ईशानी को मारा है। अगर आपने मुझे फोन नहीं करने दिया तो मैं आप लोगों की शिकायत कर दूंगा, लकी ने कहा। वो अपनी तरफ से वर्तिका के ऊपर पूरा दबाव बना रहा था। देखो, कानून की जानकारी होना अच्छी बात है, ये लोगों को होनी चाहिए, लेकिन जिसने कानून को तोड़ा है उसे कानून के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। और तुम हमें कानून का चाहे जितना भी ज्ञान दे दो या फिर जितने भी नियम कायदे सिखा दो, हम तुम्हारी बात नहीं सुनने वाले हैं। हम तुम्हें फोन करने का मौका नहीं दे सकते हैं, मतलब नहीं दे सकते हैं। इस बार तुम हमारे हाथ से बचकर नहीं जा सकते हो। और वैसे भी मैं तो तुम्हारे साथ ही खड़ी हूँ। शिरीन मेरी अच्छी दोस्त है और उसने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूं। मैं अभी तक कर भी यही रही हूं, लेकिन अगर तुमने मुझसे इस तरह से बात की तो मैं तुम्हें सपोर्ट करना बंद कर दूंगी। उसके बाद तुम्हारे साथ में जो कुछ होता है उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे, सिर्फ तुम। वर्तिका ने लकी को धमकाते हुए कहा। अब वो उससे शिरीन की दोस्त की तरह बात नहीं कर रही थी, बल्कि एक पुलिस अफसर की तरह बात कर रही थी। देखो, मुझे तुम्हारे सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुमसे सिर्फ अपने अधिकारों की मांग कर रहा हूँ। मैं एक फोन करना चाहता हूँ, मुझे फोन करने की इजाजत दी जाए। अच्छा, तो अब तुम्हें सच में मेरे सपोर्ट की जरूरत नहीं है? हाँ, लगता है तुम बहुत बड़े आदमी हो। ठीक है, मैं भी देखती हूँ कि तुम कब तक लड़ पाते हो, देखती हूँ तुम कब तक मेरे सामने खड़े रह पाते हो, वर्तिका ने कहा और लकी के सामने अपना फोन पटक दिया। वो भी देखना चाहती थी कि आखिर लकी किसे फोन मिलाने वाला था। लकी ने एक पल के लिए उसका फोन देखा और फिर उठाकर किसी का नंबर लगाने लगा, लेकिन फिर लकी को एहसास हुआ कि वर्तिका ने उसके साथ चाल चली थी। उसने उसे मोबाइल तो दे दिया था, लेकिन मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई थी। अब जब उस फोन से किसी को फोन लग ही नहीं सकता था तो लकी ने उसे टेबल पर फेंक दिया और कहा, मैडम इसमें बैटरी नहीं है, कम से कम आप मेरे साथ ये तो मत करो। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे फोन मांगोगे और मैं खुशी खुशी तुम्हें फोन दे दूंगी अपना? क्या मजाक चल रहा है यहाँ पर? तुम किसी को फोन लगाकर यहाँ से आसानी से निकल जाओगे और मैं क्या तुम्हें हाथ हिलाए बाय बाय करूंगी? बेवकूफ समझते हो मुझे? वर्तिका ने भी लकी को सुनाते हुए कहा और हंसने लगी। अपने इतने साल के करियर में वो इतनी छोटी मोटी चालबाजियां तो आराम से सीख ही चुकी थी, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि लकी का फोन लगा ही नहीं था। फोन बंद हो जाने से पहले 2 घंटी बज चुकी थी और वो घंटी पटना के एक पुलिस स्टेशन में ही बजी थी।
जैसे ही उसे उठाने के लिए एक आदमी आगे बढ़ने ही वाला था कि इतने में फोन कट गया। ये देखकर वो आदमी हैरान हो गया। उसने अपना फोन उठाया और स्क्रीन पर नंबर देखने लगा। पुलिस ब्रांच से फोन। ये देखते ही वो अलर्ट हो चुका था। उसके मन में ये सवाल उठने लगे कि आखिर उसे पुलिस ब्रांच से फोन क्यों आया था तो कटा क्यों? ऐसा क्या हुआ जो उसे फोन आया होगा और आखिर ये किस ब्रांच से उसे फोन आया था? उसे जिस नंबर से फोन आया था उससे जुड़ी हुई ब्रांच पर फोन लगाया उसने और बात करने लगा। हेलो, हाँ जी, क्या हुआ? अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। उधर लकी अभी भी इस बात से परेशान था कि वर्तिका उसे फोन करने नहीं दे रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे राजी करे। लकी, ज्यादा भोला बनने की जरूरत नहीं है, समझे ना तुम मेरे सामने ऐसे नाटक मत करो जैसे तुमने कुछ किया ही नहीं है। वहां जो बाकी लोग बैठे हुए थे उन्हें लकी के साथ जो हुआ उस पर हंसी आ रही थी। वैसे भी उनकी नजर में तो लकी मुजरिम हो ही गया था और बस अपना जुर्म कबूलने से पहले थोड़े नखरे दिखा रहा था। इधर वर्तिका भी उसे किसी भी हाल में फोन देने को राजी नहीं थी। लकी ने उसकी तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, मुझे पता नहीं क्यों तुम्हारे लिए ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी किस्मत बहुत खराब है। तुम्हारे साथ में बहुत बुरा होने वाला है कुछ। ये फीलिंग मेरे अंदर बढ़ती ही चली जा रही है। अच्छी बात है, लेकिन ऐसी बात करके तुम आम लोगों को बेवकूफ बना सकते हो, एक पुलिस अफसर को नहीं। वर्तिका ने फिर से उसकी खिंचाई करते हुए कहा और आगे बोली, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि शिरीन जैसी लड़की तुम जैसे लड़के के पीछे इतनी पागल कैसे हो सकती है यार। अगर उसने मुझे तुमसे पहले मिलवाया होता ना तो मैं पहली बार में ही तुम्हें रिजेक्ट करवा देती। अभी तक जो तुम यहाँ बैठे हुए हो ना, ये शिरीन का ही एहसान समझो, वरना तुम्हारे साथ में बहुत कुछ हो सकता था। लकी को उसकी किसी भी बात का बुरा नहीं लग रहा था, उल्टा वो तो उसकी बात सुनकर हंसे जा रहा था। उसे पता था कि वो यहाँ से आसानी से बाहर आ सकता था। इस मामले में उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। वैसे अगर तुम अपना क्राइम एक्सेप्ट भी नहीं करते हो तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें ग्रिल करने के लिए हमारे पास भी बहुत टाइम है, लेकिन उससे पहले हम जरा नाश्ता करके आते हैं। नाश्ता करने के बाद तुमसे लड़ाई करने में और ज्यादा मजा आएगा जब तुम्हारी